वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के इस क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, हम लोग आजकल लॉकडाउन में हैं, सभी घर में बैठ कर के स्टडी कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास का सुविधा ले रहे हैं। और पढ़ते पढ़ते अगर यदि आप बोर हो जाते होंगे तो क्या करते हैं? तो जाहिर सी बात है कि अगर बोर होते हैं तो म्यूजिक सुनते हैं या कोई काम करने लगते हैं। तो आप ऐसा सोचे हैं कि जैसे म्यूजिक सुनते हैं तो ये म्यूजिक हम लोग कैसे सुन पाते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है? जैसे एक और बात करें कि जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह उपग्रह है, ये सब किस तरह से मूव करते हैं, ये सब इक्विलिब्रियम में कैसे हैं और किस तरह से मूव करते हैं। खैर, ब्रह्मांड में तो बहुत सारे ग्रह उपग्रह हैं, लेकिन हम जिस ग्रह उपग्रह को देख पाते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बारे में कभी सोचे हैं ऐसा कि जैसे हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं कि ऐसा देखें हैं कि चंद्रमा कभी बड़ा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी उससे भी आधा दिखता है, कभी नहीं दिखता है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, ऐसा सोचे हैं? तो इसके पीछे जो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे सुनते हैं, ये चंद्रमा बड़ा छोटा क्यों दिखता है, इसके पीछे एक मैथमेटिकल सीरीज़ काम करता है। ऐसे इसके पीछे तो बहुत सारा साइंस है, लेकिन उसमें से एक मैथमेटिकल सीरीज़ काम करता है। दरअसल इस सीरीज़ का यूज सबसे पहले एक महान फिजिसिस्ट एंड मैथमेटिशियन जोसेफ फूरियर साहब ने किया था अपने हीट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो आज हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं कि फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज की बात कर रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने बात किया कि ये जो हम लोग सुन पाते हैं, कैसे म्यूजिक सुनते हैं या चंद्रमा जो है बड़ा छोटा ऐसा क्यों दिखता है, इसके पीछे मैथमेटिकल सीरीज़ का क्या लॉजिक है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। तो चलिए हम इस सीरीज के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। और ये बड़ा छोटा दिखता है चंद्रमा या हम लोग सुन पाते हैं, इसके पीछे मैथमेटिकल सीरीज़ का क्या लॉजिक है। तो चलिए कि ये जो मैथमेटिकल सीरीज है, तो हम बात करते हैं कि जैसे ब्रह्मांड में कोई भी वेरिएबल है जो कि मूव कर रहा है, जो कि मतलब किसी दूसरे टाइम पर डिपेंडेंट है, तो उस तरह के फंक्शन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक पीरियोडिक फंक्शन और दूसरा नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो जब हम पीरियोडिक फंक्शन की बात करते हैं तो उसका हम लोग एनालिसिस करने के लिए हम लोग फूरियर सीरीज का यूज करते हैं। और जब हम नॉन पीरियोडिक की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं उसको एनालिसिस करने के लिए। तो ये जो होता है फूरियर सीरीज, ये पीरियोडिक फंक्शन के लिए होता है। तो अब देखिए कि ये पीरियोडिक फंक्शन, ये मैथमेटिकल सीरीज, इसका क्या लॉजिक है, इसको हम लोग बेसिक से जानने का कोशिश करते हैं फूरियर सीरीज को। तो देखिए, जैसे कि हम लोग बात करते थे कि कोई भी फंक्शन है, इसको हम लोग अलजेब्रिक सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्लाउरिन थ्योरम, एक्सपेंशन थ्योरम से, कि जैसे f0 प्लस x f'0 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2f'0 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इस तरह से हम लोग करते थे
कि किसी भी फंक्शन को अंडर सम कंडीशंस कि किसी भी फंक्शन को हम लोग अलजेब्रिक सीरीज में एक्सपेंड कर सकते थे, ये करते हैं। तो ये जो फूरियर सीरीज है, ये फूरियर सीरीज क्या कहता है कि किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी ऐसे कहें कि एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सपेंडेड एज ए इन्फानाइट सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसको हम लोग बोलते हैं फूरियर सीरीज। अब देखिए यहाँ पर आया कि हम जैसे बात किए कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो है उसको हम लोग इन्फानाइट सम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में एक्सपेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम रिवर्स से देखें, कन्वर्सली देखें कि बहुत सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के कम्बिनेशन से एक पीरियोडिक फंक्शन बनता है। तो सोचने वाला बात है कि अगर यदि हम साइन और कोसाइन को हम कंबाइन करेंगे तो एक पीरियोडिक फंक्शन कैसे बनेगा। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे और आपको हम बताएंगे कि आखिर ये पीरियोडिक फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है। और हम अगर यदि इस फॉरवर्ड वे में देखें कि तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो खैर इसको हम लोग मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जानने का कोशिश करते हैं कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कम्बिनेशन से पीरियोडिक फंक्शन कैसे बनता है। तो हम एक एनिमेशन के माध्यम से आप लोग को बताना चाहते हैं कि ये कैसे बनता है। जैसे हम एक साइन वेव लेते हैं, ठीक है। तो साइन वेव में फिर एक साइन वेव ऐड करते हैं, फिर एक ऐड करते हैं, फिर एक ऐड करते हैं। अगर यदि इसका कम्बिनेशन देखते हैं तो देखते हैं कि एक स्क्वायर वेव बन रहा है। हम इसको आप देख सकते हैं कि ये जो है एक स्क्वायर वेव बन रहा है। एक और अगर यदि लेते हैं तो इसमें भी देखते हैं कि ये भी जो साइन वेव है या साइन फंक्शन है, इसके मिलने से जो है एक पीरियोडिक फंक्शन बन रहा है। तो चलिए इस एनिमेशन के माध्यम से हम लोग देख पा रहे हैं। तो अब देखिए, अच्छा है, तो समझ में आया होगा कि ये मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के कम्बिनेशन से एक पीरियोडिक फंक्शन बनता है। तो हम बात कर रहे थे कि अब देखिए, आपको समझने में दिक्कत आ रही नहीं होगी कि ये जो हम बात कर रहे थे कि हम सुनते कैसे हैं, तो ये भी एक इसमें फूरियर सीरीज काम करता है। तो फूरियर सीरीज कैसे, जैसे कि हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव को हम लोग कंबाइन करके सीरीज़ के फॉर्म में मेरा मून जो है मूव करता है, जिसके कारण कभी आप इस एनिमेशन के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये कभी बड़ा तो कभी छोटा, कभी नहीं दिखता है। तो चलिए हम लोग ये जाने कि बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के कम्बिनेशन से एक पीरियोडिक फंक्शन बनता है। लेकिन अब हम लोग मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सम में कैसे एक्सपेंड करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में कैसे एक्सपेंड करेंगे। तो इसके लिए चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज इफ एनी periodic function fx of period 2 pi
can be expanded over the interval c to c plus 2 pi as an infinite sum of trigonometric function, then मान लिया कि f(x) वह पीरियोडिक फंक्शन जो है n is equal to 1 to n an cos nx plus summation n is equal to 1 to infinity bn sin nx के बराबर। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि यदि कोई फंक्शन पीरियोडिक है तो वो फंक्शन इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होगा। इसको आप इक्विवेलेंट भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट होगा। तो ये जो है आपका ये इस तरह का होगा, जैसे a1 cos 1x, a2 cos 2x, है ना, a3 cos 3x, है ना, एंड सो ऑन टू इंफिनिटी। उसी तरह से b1 sin 1x, b2 sin 2x एंड सो ऑन। नहीं, इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन से ये पीरियोडिक फंक्शन डिजाइन होगा। इसके बारे में हम लोग को जानना है। चलिए, तो जहां पर कि ये सब क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है जिसको कि हम लोग डिटरमिन कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर द वैल्यू ऑफ a, इसको हम लोग मान लिए स्टार, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस सीरीज में ये जो एक्सपेंशन है इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। वी इंटीग्रेट इक्वेशन स्टार विथ रिस्पेक्ट टू x, लिमिट फ्रॉम c to c plus 2 pi, we get, चलिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए c से c plus 2 pi fx dx। अब ये जो है इक्विवेलेंट हो गया a नॉट c से c plus 2 pi dx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an c टू 2 पाई प्लस c या c से c प्लस 2 पाई cos nx dx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn sin nx dx c टू 2 पाई प्लस c। यानी करीब मतलब होगा कि यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हम किए ये प्रत्येक में है, cos x में, cos 2x में, cos 3x में, उसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में हम लोग डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, देखिए तो क्या निकलता है। चलिए, सिंस c से c प्लस 2 पाई dx, ये हो गया आपका x, c से c प्लस 2 पाई मीन्स 2 पाई प्लस c माइनस c, दिस इज कैंसिल आउट, इज इक्वल टू 2 पाई। ये हो गया 2 पाई। अब चलिए यहाँ पर एंड यानी कि c टू c प्लस 2 पाई cos nx dx इज इक्वल टू
अब ये कॉस है, कॉस एन एक्स का कहते हैं ना साइन एक्स, साइन एन एक्स बाय एन, और सी से 2 पाई प्लस सी, तो इसका वैल्यू हो गया 1 बाय एन, और यहाँ पर अभी साइन 2n एंड 2 पाई प्लस सी एन माइनस साइन एन सी। तो इससे भी मेरा मान निकल गया से मेरा मान निकल गया कि 1 बाय एन, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं ना साइन 2n पाई प्लस एन सी माइनस साइन एन सी, यानी मीन हो गया 1 बाय एन साइन एन सी माइनस साइन एन सी, क्योंकि साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। अब देखिए इसका वैल्यू जो है ये 0 होगा फॉर n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 एंड n इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर यदि 0 होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता, तो इसलिए हम लोग देखे कि इसका वैल्यू जो है 0 हुआ फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब उसी तरह से सिमिलरली हम लोग c से c प्लस 2 पाई का साइन nx का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा सिमिलरली फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। इसको इंटीग्रेट करके आप लोग निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू 0 आएगा। तो हम लोग क्या देखे कि वो जो हम लोग इंटीग्रेट किए थे उसमें मान रखने के बाद हम लोग को क्या मिलता है कि हंस इस प्रकार वी गेट इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi fx dx is equal to a naught into 2 pi प्लस में 0 प्लस में 0। यानी मतलब उस इक्वेशन में जब हम इसका cos nx का वैल्यू रखेंगे, यानी cos nx मतलब क्या होगा, cos nx या sin nx का मतलब हुआ कि sin 1x, sin 2x, sin 3x सबके लिए 0 हो रहा है। तो जब हम सीरीज में रखेंगे तो सिर्फ a नॉट वाला टर्म रहेगा और बाकी वाला सब 0 हो जाएगा। तो इससे हम लोग को a नॉट निकल गया, a नॉट निकल गया 1 बाय 2 पाई इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाई fx dx। तो देखिए इसको हम लोग एक मान लिए, चलिए a नॉट का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग a n का वैल्यू निकालेंगे और b n का वैल्यू निकालेंगे। चलिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर द वैल्यू ऑफ a n। अब a n मतलब क्या हुआ, a n का मतलब हुआ कि a1, a2, a3, a4, क्योंकि a नोट निकल गया तो उस समेशन में a n जो है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक है, तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। तो फॉर दिस वी मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टार्ट बाय cos mx and then integrate with respect to x, limit from c to c plus 2 pi।
यानी कहने मतलब हुआ कि हम लोग स्टार में मतलब cos mx से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे c से c प्लस 2π। तो ये स्टार में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं cos mx से, तो देखते हैं क्या होता है, उससे an का वैल्यू निकलता है या नहीं निकलता है। चलिए मेरा स्टार है क्या, देखिए स्टार हम लोग का ये है, यहां पर लिख देता हूं कि ये fx, since fx is equal to a naught plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos nx plus summation n is equal to 1 to infinity b n sin nx। और देखिए इसमें हम लोग cos mx से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं, इंटीग्रेट कर दिए c से c प्लस 2π fx cos mx। mx यहाँ पर पर्टिकुलर वैल्यू है, या ध्यान रखें कि mx इज इक्वल टू a नॉट c टू c प्लस 2π cos mx dx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a n c टू c प्लस 2π cos nx इंटू cos mx dx, ठीक है, प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी b n इंटीग्रेशन c से c प्लस 2π साइन nx इंटू cos mx dx। तो देखिए हम लोग जो है इस सीरीज में यानी कहने मतलब प्रत्येक टर्म में यानी a1 cos 1x में cos mx से मल्टीप्लाई किए, a2 cos 2x में cos mx से मल्टीप्लाई किए, a3 cos 3x में cos mx से मल्टीप्लाई किए। तो इस तरह से हम लोग प्रत्येक टर्म में cos mx से मल्टीप्लाई करके हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी प्रत्येक टर्म में cos mx से मल्टीप्लाई किए हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन, इसको एक मान लेते हैं उधर से। तो अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि इसका वैल्यू हम लोग को पहले से निकला हुआ है c से c प्लस 2π cos mx dx का वैल्यू 0 होता है। किसके लिए, ये फॉर m ग्रेटर इक्वल्स टू 1 के, ये तो निकल गया भाई। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, चलिए निकालते हैं हम लोग कि इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2π cos nx इंटू cos mx dx। अब देखिए यहां पर क्या है ना, ये nx क्या है ना, n वेरिएबल है, यानी सब में ऐड हो रहा है। अब cos 1x cos 2x cos 3x cos 4x, ये mx क्या है ना, ये फिक्स्ड। चलिए अब हम लोग यहां पर करते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ c टू c प्लस 2π cos m प्लस n x प्लस cos m माइनस n x dx। और देखिए कैसे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। इसी के हेल्प से हम लोग ऐसा लेंगे। तो अब देखिए यहां पर, तो देखिए कि ये वैल्यू जो है आपका आ गया हाफ। अब इसको हम लोग सेपरेट करेंगे, ये आ जाएगा c प्लस 2π cos m प्लस n x dx
प्लस सी से सी प्लस 2 पाई कॉस m माइनस एम एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसका वैल्यू देखिए, ये m प्लस एम मिलकर के कांस्टेंट बना रहा है, ये भी एक कांस्टेंट होगा। तो इधर हम लोग का दो केस हो गया। चलिए इसको रहने देते हैं, तो इसकी जरूरत पड़ेगी कि अगर यदि m के बराबर नहीं, ठीक है, m के बराबर नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसके अनुसार 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ 0 प्लस 0 मीन्स 0। ठीक है, ये कब हुआ, जब m n के बराबर नहीं होगा। अब जब m n के बराबर होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं भाई। चलिए आप लोग लिखते जाएं ताकि मतलब दिक्कत नहीं हो इक्वेशन में, कि यदि m n के बराबर हो, ठीक है, m क्या हो, n के बराबर हो, तो ये क्या हो जाएगा ना, ये तो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट हो जाएगा, m n के बराबर होगा 2m हो जाएगा, 2n होगा, तो कांस्टेंट होगा। लेकिन जब m n के बराबर होगा तो ये हो जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा, यानी कनेक्ट मतलब होगा कि इंटीग्रेशन c से c प्लस 2 पाई cos mx इंटू cos nx dx, ये बराबर हो जाएगा, कहने मतलब होगा कि हाफ, और यहां पर ये हो जाएगा 0 प्लस c से c प्लस 2 पाई dx, यानी 1 dx, क्योंकि cos 0 1 होगा, तो ये हो जाएगा हाफ, और यहां पर हो जाएगा x c से c प्लस 2 पाई मीन्स हाफ c प्लस 2 पाई माइनस c, यानी मीन्स हाफ इंटू 2 पाई, यानी मीन्स पाई। तो इस तरह से हम लोग इसका दो वैल्यू देखें कि इसका जो वैल्यू है 0 होगा, यानी दिस विल इक्वल्स टू 0 इफ m n के बराबर नहीं होगा, और इसका वैल्यू पाई होगा जब m n के बराबर होगा। ठीक, तो इसे हम लोग देखें कि ये जो समेशन है, इसमें जो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, जो मेरा समेशन था, ये समेशन, इसमें जो cos mx से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो ये हम बोल रहे थे ना, a1 cos 1x में, a2 cos 2x में, a3 cos 3x में cos mx से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि अगर 1 cos mx में मल्टीप्लाई करना है तो वो किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर। a2 cos 2x mx से मल्टीप्लाई करना है तो वो कितने बराबर, 0 के बराबर हो रहा है। तो वो मतलब तब फिर कौन सा टर्म से वैल्यू दे रहा है, तो जो m n के बराबर होता है वही टर्म सिर्फ पाई देगा, और बाकी वह सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, इस तरह से कि 10, यहां पर आप 10, ये जो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an c से c प्लस 2 पाई cos nx cos mx dx है। लोग लिख सकते हैं ना, a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 0, 0 इसलिए कि ये n का वैल्यू 1 है और यहाँ m है, तो 1 m के बराबर नहीं है, तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का जो आएगा वैल्यू चलते जाएगा, और ए m वाला टर्म का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ पाई। ठीक है, तो जैसे ही n का वैल्यू m आएगा तो इसका वैल्यू क्या दे देगा, पाई दे देगा, और फिर बाकी बात सब 0 दे देगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू जो हो गया सिर्फ a m पाई। ठीक है,
तो यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका वैल्यू यानी m अगर यदि am हम cos m से मल्टीप्लाई किए तो am वाला टर्म सी पाई हुआ, अगर cos 2x से करते तो a2 पाई होता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का निकला। चलिए अब हम लोग ये इसको इंटीग्रेट करते हैं। चलिए सिंस इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi sin nx into cos mx dx, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं ना, हाफ इंटीग्रेशन c to c plus 2 pi। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, साइन n प्लस m x प्लस साइन n माइनस m x dx। ऐसा क्यों? क्योंकि 2 साइन a इंटू कॉस b इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, है ना। इसके हिसाब से हम लोग लिखे। तो चलिए इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम केस होगा कि यदि m n के बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, ये हो जाएगा 0 और ये भी वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, क्यों? क्योंकि c to c प्लस 2 पाई साइन kx dx इज इक्वल टू 0 होता है, यानी k ईयर कांस्टेंट, ये हो जाएगा 0। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हो गया कि इसका वैल्यू हो गया 0। अब m और n अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर लिखा था इफ m और n बराबर है, सपोज कर लिया जाए कि m n के बराबर है, तो फिर क्या होगा, तो इस केस में हो जाएगा दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ, इसको अलग अलग कर दीजिए कि c ये तो 0 होगा, यानी चलिए c टू c प्लस 2 पाई साइन, मान लीजिए कि हम लोग 2m कर देते हैं, 2m या 2n dx प्लस c से c 2 पाई प्लस c, और ये हो जाएगा 0 साइन 0 dx। अब देखिए, तो ये करने का मतलब क्या हो गया कि हाफ, इसका तो वैल्यू 0 है और ये भी 0 हो गया, यानी कहने का मतलब हो गया 0। तो कहने का मतलब हुआ कि चाहे बराबर रहे या नहीं रहे, इसका वैल्यू हो गया क्या, 0। यानी कि इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन इंटीग्रेशन साइन c टू c प्लस 2 पाई साइन nx cos mx dx, ये वैल्यू हो गया आपका, यानी b1 इंटू 0, b2 इंटू 0, यानी सब वैल्यू आपका हो गया 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जब ये सब वैल्यू हम लोग रखेंगे तो इस तरह से इक्वेशन जो हम लोग माने थे एक, वो बिकम्स, देखिए क्या हो जाएगा, ये सब का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हैंस इक्वेशन इक्वेशन 1 बिकम्स, तो ये हो जाएगा c टू c प्लस 2 पाई fx cos mx dx इज इक्वल टू a नॉट इंटू 0 प्लस समेशन, यानी कहने मतलब हुआ कि ये वाला टर्म क्या होगा कि सब तो 0 हो रहा था, यानी मतलब
A1 इंटू 0, A2 इंटू 0 एंड सो ऑन, AM इंटू पाई, बाकी बात सब 0 हो रहा था, और ये वाला सब तो 0 ही हो रहा था, 0 ही हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का क्या निकला इस केस में कि इसमें सिर्फ AM पाई, यानी इसका मतलब हुआ कि हम लोग AM निकाले 1/पाई इंटीग्रेशन C टू C प्लस 2 पाई fx cos mx dx। यानी कहने का मतलब हुआ कि हम लोग अगर यदि हम cos 1x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते C से C प्लस 2 पाई तो A1 निकलता, फिर अगर यदि हम cos 2x से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते C से C प्लस 2 पाई तो A2 निकलता। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जनरल वे में AN इज इक्वल टू 1/पाई C टू C प्लस 2 पाई fx cos nx dx, n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो हम लोग जो है अभी तक A0 निकाल लिए और AN निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे BN का वैल्यू। देखिए BN का वैल्यू कैसे निकालते हैं, चलिए फॉर द वैल्यू ऑफ फॉर BN के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखिए वी मल्टीप्लाई इक्वेशन स्टार बाय sin mx and then integrate with respect to x limit from C to C प्लस 2 पाई। अब चलिए देखिए हम लोग क्या मिलता है, हम लोग cos mx को मल्टीप्लाई किए तो AM निकला, और अब हम लोग sin mx से मल्टीप्लाई करते हैं स्टार में, तो चलिए डायरेक्ट करते हैं हम लोग C टू C प्लस 2 पाई fx sin mx dx। अब ये A0 है, यहाँ C से C प्लस 2 पाई sin mx dx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an C टू C प्लस 2 पाई cos nx इंटू sin mx dx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn C टू C प्लस 2 पाई sin nx इंटू sin mx dx। देखिए हम लोग ये तो निकाल चुके हैं कि ये सभी मान के लिए 0 होता है, उधर जो हम लोग an निकाल रहे थे, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसको मान लीजिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। चलिए इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए सिंस ये तो मेरा 0 है, C से C प्लस 2 पाई साइन mx dx, ये तो 0 है फॉर m ग्रेटर इक्वल्स टू 1 के लिए। ठीक है, ये तो ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए ये भी आपका 0 है ना, यानी C से C प्लस 2 पाई कॉस
nx साइन mx dx ये भी 0 है फॉर n m ग्रेटर इक्वल्स टू 1 के लिए, यानी m n के बराबर हो या m n के बराबर नहीं हो तो उसके लिए सभी के लिए क्या हो गया, ये क्या होता है 0 होता है। चूँकि उसमें देखिए साइन mx था और cos nx था, तो ये सिर्फ मतलब ये cos nx हो गया, साइन mx है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं एक्सप्लेन, या नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, कोई बात नहीं है। अब चलिए हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि इससे हम लोग देखिए ये टर्म तो 0 हो गया इस एक्सपेंशन का, और ये वाला जो समेशन है इसमें भी सभी टर्म 0 हो गया इस केस में। अब बचा ये, अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे चलिए इसको मिटाते हैं, हम लोग इसको निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई साइन nx इंटू साइन mx dx, इसको हम लोग क्या हाफ c टू c प्लस 2 पाई कॉस m माइनस n x माइनस कॉस m प्लस n x dx, ऐसा इसलिए कि cos 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसके हेल्प से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सेम वे इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ c टू c प्लस 2 पाई कॉस m माइनस n x dx माइनस हाफ इंटीग्रेशन ओवर c टू c प्लस 2 पाई कॉस m प्लस n dx। ठीक है, अब देखिए इसमें भी वही केस होगा कि यदि m n के बराबर नहीं है, m n के बराबर नहीं है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका भी वैल्यू 0 होगा और इसका भी वैल्यू 0 होगा। ठीक है, और अगर यदि m n के बराबर है, m n के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 c टू c प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा cos 0 1 dx माइनस हाफ, ये 0 हो जाएगा चूँकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को निकल जाएगा हाफ इंटू 2 पाई। इसका वैल्यू हम लोग बहुत बार निकाले हैं 2 पाई, ये कैंसिल हो गया, यानी मीन्स निकल गया पाई। तो हम लोग क्या देखें कि इसका वैल्यू जो है 0 होता है जब m n के बराबर नहीं होता है, और इसका वैल्यू पाई होता है जब m n के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं बस कि इतना इज इक्वल टू हो गया ये हो गया 0 जब m n के बराबर नहीं होता है, और इतना इज इक्वल टू हो गया पाई जब m n के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें इस तरह से हम लोग ये देख सकते हैं कि समेशन बी एन इंटीग्रेशन ओवर c टू c प्लस 2 पाई साइन nx इंटू साइन mx dx, इसका जो वैल्यू है ये हो गया n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, कि जैसे हम लोग b1 लेते हैं, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो b1 यानी n का वैल्यू 1 हो गया और m तो m ही है,
तो इसमें क्या हो जाएगा कि 1 m के बराबर नहीं है, यानी n m के बराबर नहीं है तो 0 होगा। फिर b2 इसमें भी 0 होगा। इस तरह से मेरा सिर्फ bm वाला टर्म आएगा जिसमें कि वो पाई होगा, बाकी बस सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को देखिए, तो इस तरह से हम लोग को निकल गया इक्वेशन 2 बिकम्स। अब अगर यदि हम सबका वैल्यू रख दें तो क्या हो जाएगा, हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स। तो देखिए इक्वेशन 2 हम लोग का क्या निकल गया, इंटीग्रेशन c टू c प्लस 2 पाई fx साइन mx dx इज इक्वल टू a नॉट इंटू 0, और ये वाला भी टर्म जो होगा समेशन ये वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, 0 होगा, यानी मतलब ऑल टर्म्स 0 है ना। अब प्लस इसमें जो है सब टर्म 0 होगा, यानी कहने मतलब ये ऐसे लिख दें भाई, a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 0 एंड सो ऑन, और फिर प्लस b1 इंटू 0 प्लस b2 इंटू 0, है ना। इस तरह से सिर्फ bm वाला टर्म पाई आएगा और बाकी बस सब 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का निकला bm पाई। तो इस तरह से हम लोग bm निकाल सकते हैं कि bm हो गया 1/पाई इंटीग्रेशन ओवर c टू c प्लस 2 पाई fx साइन mx dx। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर यदि हम उस एक्सपेंशन में bm का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लोग साइन mx से मल्टीप्लाई करेंगे उस एक्सपेंशन में और इंटीग्रेशन कर देंगे c से c प्लस 2 पाई, तो हमको bm निकल जाएगा। यानी दैट मीन्स अगर यदि b1 निकालना है तो साइन 1x से मल्टीप्लाई करना होगा और इंटीग्रेट करना होगा c टू c प्लस 2 पाई। b2 निकालना होगा तो c2 साइन 2x से मल्टीप्लाई करना होगा, इंटीग्रेट कर देना होगा, b2 निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सभी कोएफिशिएंट को हम लोग निकाल लेंगे। तो इस तरह से देखिए हम लोग को निकला 10 इस प्रकार इक्वेशन स्टार बिकम्स, यानी ये हो गया fx इज इक्वल टू a नॉट प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n कॉस nx। अब देखिए यहाँ पर bm है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, bn क्या होगा, है ना, 1 इसको लिख देते हैं तब फिर थोड़ा सा, है ना, c से c प्लस 2 पाई fx साइन nx dx, ठीक है। तो कर हम लोग यहाँ हो गया an cos nx प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन nx dx, जहाँ की a नॉट मेरा निकला 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर c टू c प्लस 2 पाई इंटीग्रेशन ओवर हाँ ठीक है fx dx ये निकला था, और an निकला 1/पाई c टू c प्लस 2 पाई fx cos nx dx, and bn is equal to 1/पाई इंटीग्रेशन ओवर c टू c प्लस 2 पाई fx साइन nx dx। तो चलिए देखिए हम लोग ये देख लिए कि एक fx मेरा क्या था, पीरियोडिक फंक्शन था,
पीरियोडिक फंक्शन था उसको हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में एक्सपेंड किए, जहाँ की ए नॉट इसके बराबर है, ए एन इसके बराबर है बी एन, यानी ए एन का है तो मतलब ए वन का है तो सी टू सी प्लस टू पाई एफ एक्स कॉस वन एक्स, ए टू कॉस टू एक्स, इस तरह से। तो ये हम लोग देख लिए कि कोई भी पीरियोडिक फंक्शन है तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह का जो सीरीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं फूरियर सीरीज, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फूरियर सीरीज, फूरियर सीरीज। और ये सब जो है ये फूरियर कोएफिशिएंट, इसको हम लोग बोलते हैं फूरियर कोएफिशिएंट। तो इस तरह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि फूरियर सीरीज इज ए मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट एनी पीरियोडिक फंक्शन टू एन इनफाइनाइट सम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि फूरियर सीरीज इज ए मैथमेटिकल वे टू रिप्रेजेंट एनी पीरियोडिक फंक्शन to as a infinite sum of trigonometrical function। तो इस तरह से हम लोग फूरियर सीरीज के बारे में पढ़े। अब इससे रिलेटेड हम लोग केस पढ़ेंगे कि अगर यदि c के जगह हम लोग पाई लेंगे, माइनस पाई से पाई रहेगा इंटरवल, तो उसके लिए कोएफिशिएंट क्या होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक्सपेंशन पढ़ेंगे, किसी भी पीरियोडिक फंक्शन का एक्सपेंशन क्या होगा। इससे रिलेटेड सवाल जो भी यूनिवर्सिटी में आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग बने रहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।